भाजपा का कांग्रेसीकरण नहीं हुआ, हम लोगों का भाजपाईकरण हुआ, हम कांग्रेसियों का भाजपाईकरण हुआ। बहुत बड़ा अपमान। ऐसा नहीं होता था कि मुख्यमंत्री भी हम, प्रदेश अध्यक्ष भी हम। राहुल गांधी जी जब भी मंदिर जाते हैं जब किसी स्टेट में विधानसभा चुनाव होते हैं। वैसे ये भी तो जनता देखती है कि मोदी जी भी हिमालय चले जाते हैं, केदारनाथ में गुफाओं में गए थे बैठने के लिए लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट आने वाले थे, तो जनता तो ये भी देखती है ना। बहुत बड़ी बात थी जब छोटी भाई ग्वालियर चंबल संभाग को चैलेंज था। उनका चेहरा इतना गंदा बन चुका था मध्य प्रदेश में कि उनका अगर दिग्विजय सिंह का कोई नाम भी ले दे तो मध्य प्रदेश की जनता वोट नहीं देती। नमस्कार, INTV मीडिया के साथ मैं वरुण जौहरी। चुनावी यात्रा INTV की शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में हैं हम, चंबल संभाग में ग्वालियर अंचल में इस समय दीनदयाल नगर ग्वालियर पूर्व क्षेत्र में मौजूद है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में 2018 विधानसभा चुनाव हुए, कमलनाथ की सरकार आई, 15 साल पुरानी बीजेपी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सत्ता ख़त्म हुई। अंतराल 5 वर्ष का होना चाहिए, पर 2 साल बाद ही 2020 में आज फिर उपचुनाव हो रहे हैं। इस चीज़ की नौबत क्यों आई? ये कहानी कुछ इस तरह है कि 2020 में मार्च के महीने में कोरोना ने देश और पूरे दुनिया को एक झटका दिया। ठीक उसी तरह का एक झटका दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च के ही महीने में कांग्रेस पार्टी को। 22 विधायकों के साथ और हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हुए। कई युवा कार्यकर्ता थे, कई बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। उन्हीं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से 24 साल कांग्रेस में काम कर चुके दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में हैं। तो दिनेश शर्मा जी 24 साल से कांग्रेस के साथ में थे, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ग्वालियर पूर्व सीट का, दीनदयाल नगर की सीट का एक बहुत जाना माना चेहरा है। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ में। धन्यवाद आपका। जी, तो सर पहला सवाल दिनेश जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप 24 साल कांग्रेस में थे, बहुत काम किया आपने, उसके बाद में आप भाजपा में कार्यकर्ता के तौर पर आए हैं। जी जी। जो भाजपा का चुनावी माहौल में कांग्रेसीकरण हुआ है, इसमें उस कांग्रेसीकरण का क्या मतलब आप प्रभाव समझते हैं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता उन पर क्या प्रभाव पड़ा है? नहीं, भाजपा का कांग्रेसीकरण नहीं हुआ, हम लोगों का भाजपाईकरण हुआ, हम कांग्रेसियों का भाजपाईकरण हुआ है। भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रवादी विचारधारा पे भाजपा चलती है, अनुशासित दल है। हम जिस दल में रहे हैं उस दल में अनुशासन नहीं था। 20 साल पुराना कार्यकर्ता, 25 साल पुराना कार्यकर्ता, उसको धक्के देके मंच से नीचे उतार दिया जाता था। 2 साल पहले आए वो मंच पे बैठ जाते थे। मैं रहा हूँ चूँकि उस दल में, मैं उस दल को जानता हूँ। अब हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, मैं 5-6 महीने से मैं देख रहा हूँ अनुशासित दल है। जिन लोगों को जो मंच के अधिकारी होते हैं वही मंच पे बैठते हैं, बहुत अनुशासित दल है। तो ये कहना गलत है कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हुआ। जो कांग्रेस आई है उस कांग्रेस का भाजपाईकरण हुआ है। ठीक है, कांग्रेस का भाजपाईकरण हुआ है, कहना है दिनेश जी का। ठीक है सर, अगला सवाल पूरे ग्वालियर की जनता ने पूछा है और बहुत ही गरमाया माहौल इस सवाल पे और इस विषय पे कि कोरोना का एक पीक समय मान लीजिए वो ग्वालियर में चल रहा था। 100 के अंदर केस थे, करीबन 2 महीने पहले की बात है। 100 के अंदर केस चल रहे थे, सब कुछ था। उस बीच में बीजेपी का, भाजपा का सदस्यता ग्रहण समारोह, कोरोना काल में सदस्यता ग्रहण समारोह क्यों सर? देखिए, लॉकडाउन भारत सरकार ने खोला, बाज़ार खुले, मार्केट खुली। भारतीय जनता पार्टी ने जो मेंबरशिप के जो आयोजन हुए अपने ग्वालियर चंबल में, ग्वालियर में हुए, वो पूरे संभाग के हुए। ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनाव होना है, वो सीटें हैं 16। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर सीट के लिए अलग अलग से आयोजन किए। बिल्कुल। और उसमें डिस्टेंस मेंटेन की, बाकायदा दूरियां बना के उन्होंने जो है उसमें लोगों को बिठाला, अपने कार्यकर्ताओं को। अगर भाजपा नियम तोड़ती तो वो सारी विधानसभाओं की जो कार्यकर्ता थे वो एक कार्यक्रम करते और लाखों लोगों को, जैसे जो लोग कांग्रेसी हैं तो वो 76,000 लोगों ने मेंबरशिप ली, तो 76,000 का एक जो बड़ी सभा भी उनकी हो सकती थी जिससे नुकसान होता, लेकिन उन्होंने नियमों का पालन किया। लेकिन इस सामने वाले लोग हैं जो कांग्रेस हैं, उसने क्या
भाई उनने क्या किया, उन्हें पूरे संभाग से लोगों को इकट्ठा किया और उसका विरोध किया कि ये कोरोना फैला रहे। तो ये इन्होंने कोरोना फैलाया कि उन्होंने फैलाया? आपने जो विरोध किया, जो वो विरोधों में रोड पे लोगों को धक्का मुक्की की, लोगों में जो है जमघट किया, लेकिन ये देखा जाता है कि नियमों का उल्लंघन किसने किया और नियमों का पालन किसने किया। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि ग्वालियर में चुनाव का ये माहौल जब शुरू हुआ तो भाजपा का सदस्यता ग्रहण समारोह हुआ। 75,000 कांग्रेसियों ने भाजपा की सदस्यता ली, ऐसा भाजपा का दावा है जी। कांग्रेस ने खैर इसका विरोध किया। कांग्रेस ने भाजपा सदस्यता ग्रहण समारोह का भी विरोध किया था, पर उसी के कुछ दिनों बाद कांग्रेस का भी एक समारोह हुआ जी। कमलनाथ जी का दौरा हुआ और उसमें भी हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे। खैर, कोरोना की मार झेलनी पड़ी ग्वालियर की जनता को कुल मिला। दिनेश जी, इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये चुनाव जो है अब उपचुनाव है ग्वालियर में। ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व 2 सीटें हैं, डबरा भी है, पर अभी हम ग्वालियर पूर्व में। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में प्रदेश भर में 28 सीटों पर और ग्वालियर चंबल संभाग में? देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दा जिन मुद्दों पर ये कमलनाथ जी की जो सरकार थी वो गिरी। एक मुद्दा मध्य प्रदेश की जनता से वादा खिलाफी। आपने वचन दिए कि मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ़ करेंगे। 10 दिन कहा था ना, लिखित में 10 दिन कहा। आपने वादा किया मध्य प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने अन्य सारे वायदे किए। आप बेरोजगारी भत्ते की बात करें या किसानों के कर्जे की बात करें तो किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो अब कमलनाथ जी ये कहते हैं कि हमारी जो सरकार थी वो 5 साल के लिए थी, 15 महीने के लिए नहीं थी। चलो मान लिया, बिल्कुल, मैं बेरोजगार हूँ, आप बेरोजगार हैं जी। अगर आप 5 साल बाद इनको भत्ता देंगे तो उनका नुकसान हुआ उनका तो नुकसान हुआ ना पिछले 4 महीने का। आपने क्या उसमें लिखा कि 5 साल बाद देंगे? भाई ये भी तो आपने झूठ बोला सरकार से। नंबर 1 मुद्दा मध्य प्रदेश की जनता से वादा खिलाफी। नंबर 2 मुद्दा, जिस नेता के फेस पर ग्वालियर चंबल और मध्य प्रदेश की जनता ने वोट दिया कांग्रेस को, उस नेता का अपमान, बहुत बड़ा अपमान। ऐसा नहीं होता था कि मुख्यमंत्री भी हम, प्रदेश अध्यक्ष भी हम, और इस पे आएंगे हम, बिल्कुल आएंगे। ऐसा नहीं होता जी 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 जी। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं फिर। ये मेन मुद्दा है मध्य प्रदेश की जनता के साथ में वादा खिलाफी। मध्य प्रदेश की जनता के साथ में जो कमलनाथ जी ने वादे किए वो पूरे नहीं किए। इसमें एक जो मुद्दे सामने जो निकल के अलग से आ रहे हैं उनको मैं आपकी उन पर राय चाहूँगा। जी जी। पहला है कि धर्म की राजनीति। भाजपा के साथ में ये पहले से चला आ रहा है कि धर्म की राजनीति भाजपा करती है। ठीक है। इस बार कांग्रेस भी धर्म का कार्ड खेलने की थोड़ी सी कोशिश कर रही है। महाकाल का मंदिर का निर्माण, उसके बाद श्रीलंका में सीता मंदिर का निर्माण के लिए कमलनाथ ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, इस बार धर्म की राजनीति दोनों ही कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। देखिए कि धर्म की राजनीति तो किसी को नहीं करना चाहिए। धर्म में एक आस्था का मामला होता है, नंबर 1। लेकिन जब आपने कहा कि कमलनाथ जी ने महाकाल निर्माण के लिए पैसा दिया, आपको शायद याद नहीं होगा, कमलनाथ जी ने महाकाल मंदिर की आरती के लिए जो लाउड स्पीकर जो वहाँ लगा था वो भी कमलनाथ जी ने बंद कराया। पहला मामला हुआ ऐसा, महाकाल मंदिर पे पहला मामला हुआ कि वो भी कमलनाथ जी ने बंद कराया। ये लोग दिखावे के कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। बाकी अपन बात करें तो मोदी जी ने राम मंदिर बनवाने का एक रास्ता निकाल दिया। भाई इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक बात। भाई राहुल गांधी जी जब भी मंदिर जाते हैं जब किसी स्टेट में विधानसभा चुनाव होते हैं, वैसे कभी देखा आज तक आपने? कभी बताओ अगर देखा हो राहुल जी को या जो है उनके परिवार से किसी को भी किसी मंदिर में जाते हुए देखा हो? नहीं देखो। पर दिनेश जी इसमें राहुल जी की आपने बात करी, पर ये भी तो जनता देखती है कि मोदी जी भी हिमालय चले जाते हैं, केदारनाथ में गुफाओं में गए थे बैठने के लिए लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट आने वाले थे, तो जनता तो ये भी देखती ना सर। नहीं देखो, वो केदारनाथ की वो अध्यात्म का मामला है, ठीक है ना। और वो मोदी जी वैसे भी करते, मोदी जी नवदुर्गा का व्रत भी रखते हैं। बताओ राहुल गांधी रखते हैं क्या? भाई ये तो चुनाव के लिए नहीं है, वो तो हर साल आती है नवदुर्गा, वो तो रखते हैं ना। भाई धार्मिक आस्थाएं अपनी निजी मामला है, वोट का मामला नहीं है और राजनीति का मामला नहीं है। ठीक है, राजनीति मामला नहीं है। जो धर्म की राजनीति का बार बार आरोप लगता है बीजेपी पे,
खैर इस बार कांग्रेस भी इसी तरह की कुछ चीज़ें कर रही है, दोनों पार्टियां धर्म का कार्ड खेल रही हैं मध्य प्रदेश में। एक और मुद्दा है कि टिकाऊ और बिकाऊ, ये नया दो शब्द हैं जो मध्य प्रदेश में इस समय राजनीति में हर कार्यकर्ता, हर नेता और एक दूसरे पर आरोप लगाने में इसका यूज़ ज़रूर करते हैं, इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है कि ये टिकाऊ हैं, ये बिकाऊ हैं, कि इन्हें जिताइए क्योंकि ये पहले से हैं, इन्होंने चेंज नहीं किया। सर ग्वालियर पूर्व जो सीट है इस पे तो दोनों ही जो प्रत्याशी हैं क्रॉस हैं। जी, मैं आपको बिल्कुल, बता दूं बिल्कुल कि कांग्रेस से भाजपा में आए मुन्ना लाल गोयल और भाजपा से कांग्रेस में गए सतीश सिकरवार, दोनों ही क्रॉस प्रत्याशी हैं। इस पे क्या लग रहा है आपको, क्या कांटे की टक्कर होगी? क्योंकि लोगों के दिमाग से ये टिकाऊ बिकाऊ यहाँ पे तो हट चुका है। बिल्कुल, दोनों ही क्रॉस हो चुके हैं, तो कितनी कांटे की टक्कर होने वाली है? देखिए बेसिकली ग्वालियर पूर्व विधानसभा भाजपा माइंडेड यहाँ मतदाता है, नंबर 1। जी नंबर 2, बिकाऊ और टिकाऊ वाली जो बात आ रही है, दोनों ही दलों के प्रत्याशी दल छोड़ के आए हैं, लेकिन सवाल ये है कौन, जो किसने दल छोड़ा है और किस लिए छोड़ा है। तो मुन्ना लाल गोयल जी ने कांग्रेस छोड़ी, बिल्कुल, और इसलिए छोड़ी कि वो जिन विकास कार्यों के लिए वो कमलनाथ जी से चाहते थे पैसा, चाहे मुरार नदी के लिए जी, चाहे ग्वालियर के झुग्गी वालों के पट्टे, मुन्ना लाल गोयल जी अपनी खुद की सरकार, कांग्रेस की सरकार में उन्होंने इन मुद्दों के लिए धरने दिए, विधानसभा के बाहर धरना दिया, खुद की सरकार होते, अपने दल की सरकार होते हुए, लेकिन कमलनाथ जी ने नहीं सुनी। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 ग्वालियर अपनी विधानसभा की जनता के लिए विकास एक मुद्दा ये मुन्ना लाल जी का। नंबर 2, उनके नेता का अपमान, जिस नेता ने 3 बार उनको टिकट दिया जी, उस नेता के लिए ग्वालियर में आके कमलनाथ जी ये कहें कि अगर उतरना है सड़क पर तो उतर जा, ये बहुत बड़ी बात थी। जो कि छोटी भाई, ग्वालियर चंबल संभाग को चैलेंज था, केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया को चैलेंज नहीं था, मुझे भी चैलेंज था, आपको भी चैलेंज था, ये सब लोग खड़े, इनको भी चैलेंज था। ग्वालियर चंबल संभाग का नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कमलनाथ ग्वालियर में आके ये कहें कि जो करा पड़े कर लो, ये हमारी भाषा है, लोकल की भाषा है हमारी, कि जो करा पड़े कर लो, ऐसा नहीं होता। अब आते हैं अपन दूसरे प्रत्याशी पर। हमारा प्रत्याशी आया है, वो आया है अपने नेता के मान सम्मान और ग्वालियर पूर्व की जनता के विकास के मुद्दे पर। अब आ जाओ वहाँ, तो जो सामने वाले प्रत्याशी हैं, उनके पिताजी को बीजेपी ने टिकट दिया 4 बार, विधायक बने 2 बार, उनके भाई को बीजेपी ने टिकट दिया, विधायक बने, उनको टिकट दिया पार्षदी का, विधायक बने, उनकी बीवी को टिकट दिया बीजेपी ने, वो पार्षद बनी, और उनके ड्राइवर तक को पार्षद का टिकट दिया, वो पार्षद बना। इनको खुद को विधानसभा का टिकट दिया 2018 में, हार गए। अब ये तो भाजपा की गलती नहीं है ना, तुम हार गए। इतना कुछ भाजपा ने दिया, इसके बाद आपने दल छोड़ा, तो 2 चीज़ें आती हैं। आपने छोड़ा है, आपका स्वार्थ है, लेकिन उसने जो छोड़ा है अपने नेता के मान सम्मान, अपनी जनता के मान सम्मान के लिए छोड़ा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। आखिरी सवाल, इस सेगमेंट का हम आखिरी सवाल लेते हैं। तो सवाल ये है कि 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए, सीएम बने कमलनाथ, पर उसके बाद में बहुत से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया कि सिंधिया को सीएम बनाना चाहिए। खुद सिंधिया ने भी बाद में आके, जब अभी पार्टी छोड़ी मार्च में इसी साल में, उन्होंने भी कहा, और बाकी भाजपाई और कांग्रेसी सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लहर जो थी वो सिंधिया की थी जी। पर मेरा ये कहना है कि आप किस तरह से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का फैक्टर इसमें मिस कर सकते हैं? क्या लहर उनकी नहीं हो सकती थी? क्या लहर उनकी नहीं थी? देखिए 2018 का विधानसभा चुनाव का जो भी कैंपेन हुआ, आप उठा के देखिए, पोस्टर, वीडियो, जितने भी वीडियो थे कांग्रेस के, आप देखिए उठा के। 2 नेता मिलेंगे, एक कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसमें तीसरा नेता कहीं था ही नहीं। तीसरे नेता को आपने जिनका नाम लिया है माननीय जी का, उनका पोस्टरों से फ़ोटो भी गायब था। उनका चेहरा इतना गंदा बन चुका था मध्य प्रदेश में कि उनका अगर दिग्विजय सिंह का कोई नाम भी ले दे तो मध्य प्रदेश की जनता वोट नहीं देती। तो कांग्रेस ने 2 चेहरों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने हर मंच से
हर मंच से जो हाथ उठा के दोनों नेताओं को, एक तरफ कमलनाथ एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके हाथ उठवा के कहा कि हमारे पास दो चेहरे हैं, एक अनुभव एक युवा। जी। उस युवा से पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर का दौरा कराया। 1 लाख किलोमीटर का ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दौरा किया। 1000 आम सभाएं ली। बताएं कमलनाथ जी उन्होंने कितना दौरा किया, उन्होंने कितनी सभाएं ली? तो वोट जो पड़ा, और ग्वालियर चंबल में नारा दिया कांग्रेस ने, अब की बार सिंधिया सरकार। भाजपा ने नारा दिया पूरे मध्य प्रदेश में, माफ़ करो महाराज हमारे तो शिवराज। तो चुनाव जो था वो महाराज में और शिवराज में था, न कि कमलनाथ से चुनाव नहीं था। तो कांग्रेस ने केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा बनाया, उनके चेहरे को बनाया, उनको बाईपास किया। बिल्कुल। तो 2018 में जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि शिवराज बनाम सिंधिया ये मुकाबला था जी। और इस बार 2020 में जो मुकाबला दिख रहा है वो दिख रहा है कि सिंधिया बनाम कांग्रेस। सिंधिया बनाम कांग्रेस नहीं, सिंधिया नहीं, अब मामला अलग है। आपके प्रश्न को थोड़ा काटूंगा। मैं दिनेश जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह का विरोध कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी और खुद कमलनाथ कर रहे हैं, वो सीधा निशाना सिर्फ सिंधिया पर ही साधा जा रहा है। वो सिंधिया पर निशाना साध रहे हैं, नहीं वो मुख्यमंत्री जी पर भी साध रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो सिंधिया जी पर भी साध रहे हैं। और सिंधिया बनाम कांग्रेस नहीं है ये चुनाव, ये कांग्रेस बनाम भाजपा है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता दिलो जान से लगा हुआ है, और ये चुनाव हम पूरे मध्य प्रदेश की 28 सीटें जीतेंगे। ग्वालियर पूर्व में हम इतिहास रचने जा रहे हैं। पिछली बार मुन्ना लाल गोयल जी 18,000 से जीते थे, इस बार 50,000 से ऊपर जीतेंगे। ठीक है, तो ये थे दिनेश शर्मा जी हमारे साथ। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। तो चंबल में चुनावी माहौल है, उथल पुथल चल ही रहा है लगातार, और आगे भी हम आपको INTV के साथ बताते रहेंगे। अपडेट्स के लिए हमारे साथ में हमारे सारे हैंडल्स पर जुड़े रहिए और फॉलो करते रहिए INTV मीडिया को। वेबसाइट्स पर आप आर्टिकल पढ़ते हैं, हमारे चैनल्स पर आप पोस्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश की हर खबर और बहुत सारे आगे वीडियोज़, इंटरव्यूज़ आप तक लाएंगे हम। मैं वरुण जौहरी, धन्यवाद।